तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा जीके का ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा। यानी कुल 30 क्वेश्चंस होंगे जो आपको कराए जाएंगे, बल्कि वो आपके संभावित प्रश्न हैं कुल 30। चलिए थोड़ी देर में अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में अपनी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज जो हमारा क्लास होगा वो क्लास होगा ऑब्जेक्टिव क्लास। क्या होगा दोस्तों? आज हमारा क्लास क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्लास। तो चलिए थोड़ी देर में हम लोग अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। सभी को हमारी वॉइस क्लियर जब पहुंच रही है, सभी दोस्तों तक हमारी वॉइस पहुंच रही है, उन्हें कोई प्रॉब्लम? तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न देखो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी और ग्रीनविच मिन टाइम में कितने का अंतर है? यानी आपको ये बताना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जो पूरे विश्व का समय बताती है और जो भारत का समय बताती है रेखा, उन दोनों के बीच कितने घंटे का अंतर है? पहला ऑप्शन है आपका 5 घंटा 10 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 5 घंटा 20 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 5 घंटा 30 मिनट, और जबकि चौथा ऑप्शन है आपका 5 घंटा 40 मिनट। तो इसमें से आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें कि क्या सही होगा। चलिए, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा? ये सभी लोग आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका उत्तर लिखें और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दे, जिससे अधिक से अधिक आपके प्यारा दोस्त हमारे साथ जुड़ सके। चलिए दोस्तों, तो आज हमारा पहला प्रश्न क्या रहा कि आईएसटी यानी भारत का समय बताने वाली रेखा और विश्व का समय बताने वाली रेखा के बीच कितने समय का अंतर है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा? क्या क्या इस प्रश्न का उत्तर ए हो सकता है क्या? नहीं, इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 5.5 घंटा। और यह कौन सी रेखा बताती है? याद रखिएगा, समय बताने का काम हमेशा देशांतर रेखा करती है। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। तो ग्रीनविच रेखा और भारतीय समय रेखा के बीच कितने समय का अंतर? 5.5 घंटे का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? तो सभी दोस्तों फटाफट आप सभी लोग यहां पर ध्यान दें। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न क्या है कि ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? आप सभी ने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ग्रहों के गति का नियम, या फिर सुना भी होगा फिजिक्स में कि न्यूटन ने दिया है, कैप्लर ने दिया है, कॉपरनिकस ने दिया है, या गैलीलियो ने दिया है। ऐसे ज्यादातर इसे फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया था। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। क्या ए हो जाएगा, क्या बी हो जाएगा, क्या सी हो जाएगा, क्या डी हो जाएगा, क्या होगा? चलिए दोस्तों फटाफट आप सभी लोग इसका उत्तर दें। ए बी सी या डी क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या ऑप्शन ए हो सकता है? न्यूटन हो सकता है क्या? ऑप्शन ए इस सही का सही उत्तर हो सकता है क्या? एकदम नहीं, ये आपका गलत उत्तर है। और इस सवाल का सही उत्तर कैप्लर होगा। कैप्लर वो व्यक्ति है जिन्होंने ग्रहों के गति का नियम दिया था, ग्रहों से गति का नियम प्रतिपादित किया था। कौन से व्यक्ति? कैप्लर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट। और न्यूटन ने क्या किया था? ग्रेविटी का थ्योरम दिया था ना जी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग, तीन नियम दिए थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा आज का तीसरा प्रश्न। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। ये सवाल हमारा ज्योग्राफी से संबंधित है। प्रश्न को पढ़े। तीसरा सवाल ये कहता है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस, देखो नाम पढ़ो, निक्स ओलंपिया कोलंबस
नाम पहली बार सुने हो क्या? पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ये क्या है? एक प्रकार का पर्वत है और किस ग्रह पर स्थित है। अब ये पूछ दिया किस ग्रह पर है, बताओ कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पर निक्स ओलंबिया कोलंबस नाम का पर्वत स्थापित है? ऑप्शन है आपका बुध, ऑप्शन बी है आपका शुक्र, ऑप्शन सी है आपका पृथ्वी और ऑप्शन डी है आपका मंगल। इन चार प्रश्न ऑप्शन में आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? फटाफट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें और फटाफट इस सवाल का जवाब दें और फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दें कि जल्दी से जल्दी वो हमारे साथ जुड़ सके। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व तो कर लें। तो बताओ दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें। तो दोस्तों इस सवाल का जो उत्तर है, क्या आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा क्या? पृथ्वी सही उत्तर है आपका? नहीं, पृथ्वी नहीं। ये पर्वत पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल पर है। कहाँ है दोस्तों? मंगल पर यह स्थित है। कहाँ है? मार्स पर। और यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। किससे? भारत बोले विश्व की सबसे ऊंची पर्वत से क्या है? 3 गुना बड़ा। सोचो कितना बड़ा होगा। बात करते हैं एक प्रश्न इसमें और ऐड करते हैं कि किस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित है? सबसे बड़ा, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, तो बताएं किस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी? ज्वालामुखी का मतलब होता है वॉल्केनो। क्या? ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो कहाँ स्थित है? किस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है, बताएं। और ये आपके पास ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। और इस प्रश्न का उत्तर दें आप सभी लोग, किस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित है? चलिए, क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पृथ्वी गलत है। चलिए बताएं, ज्वालामुखी सबसे बड़ा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है, क्या इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा मार्स। क्या दोस्तों? मार्स, मंगल पर ही क्या है? यह स्थित है। और इस ज्वालामुखी का नाम कोई बता सकता है क्या? इस ज्वालामुखी का नाम है ओलंपस। इस ज्वालामुखी का नाम क्या है दोस्तों? ओलंपस मोनस। और यह किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का ये देख लो, आज का हमारा अगला सवाल है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? एक क्लासिकल डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो कहाँ से संबंधित है? केरल से है, आंध्र प्रदेश से है, तमिलनाडु में है या कर्नाटका में है? किस राज्य से इसका उद्भव हुआ? यह कहाँ ये सबसे ज्यादा फेमस है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, बताए दोस्तों। दोस्तों भरतनाट्यम जो है आपका, कमेंट में बॉक्स में आंसर लिख दिए दोस्तों। भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ है? तमिलनाडु से। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। चलिए एक सवाल आपसे इसमें मैं और ऐड करूंगा। 2 डांस फॉर्म है, एक है बुइया। बुइया एक प्रकार का नृत्य है। बुइया एक प्रकार का नृत्य है, बताइए ये किस राज्य से संबंधित है? और एक मैं आपको दे रहा हूं कुचिपुड़ी। मैंने यहाँ पे 2 नृत्य के नाम दिए, एक है कुचिपुड़ी, 2 है क्लासिकल डांस और मैंने दिए। एक है आपका बुइया और दूसरा है आपका कुचिपुड़ी।
तो बताएं बुइया कहाँ का है और कुचिपुड़ी कहाँ का। कमेंट बॉक्स में फटाफट आप सभी लोग इसका उत्तर लिखे। ए का उत्तर लिखे तो ए के सामने उसका उत्तर, बी का लिखे तो बी के सामने उसका उत्तर लिखे। फटाफट आप सभी लोग इस चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर दें। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका बुइया जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे? अरुणाचल प्रदेश। और आपका जो कुचिपुड़ी है वो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे? आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये क्लास क्या है, सभी को अच्छी लग रही होगी। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर करें। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है बाबू हमारा पांचवा, आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न पढ़े, क्या बोल रहा है कि संविधान, संविधान आ गया यानी कि पॉलिटी। संविधान के किस अनुसूची में, अब दिमाग में आना चाहिए अनुसूचियां कितनी होती हैं। अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची। प्रश्न को समझो, यानी सीधा सीधा यहां पर कुछ नहीं, सीधा बात यहां पर आओ। यानी राज्यसभा की जो सीटें हैं उनको राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बंटवारा करना है। तो किस अनुसूची के तहत बांटा जाता है? आपके चार ऑप्शन है, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची। इन चार विकल्पों में आप एक सही विकल्प बताएं जिसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होता है। चलिए अब सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का इस सवाल का उत्तर लिखें। ए होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। चलिए तो दोस्तों इस सवाल का जो उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों इस सवाल का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, फोर्थ शेड्यूल। क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथी अनुसूची। क्या? चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का वर्णन है। दिमाग में रखो कि हमारे यहां कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। लेकिन पहले 12 नहीं थी, प्रारंभ में हमारे पास कुल 8 थी, जिसमें चौथी अनुसूची में क्या है? फोर्थ शेड्यूल। दो प्रश्न मैं आपसे दे रहा हूं, हमारे इस अनुसूची में कौन सी ऐसी अनुसूची है जो वेतन से संबंधित है और कौन सी ऐसी सूची है जो शपथ से संबंधित है। और एक और मैं आपको दे रहा हूं, कौन सी ऐसी अनुसूची है जो चलो पहले दो बताओ उसके बाद तीसरा बताते हैं, तीसरा भी लिखेंगे। पहले आप ये बताएं वेतन से कौन है और शपथ से कौन है, और तीसरा मैं आपके लिए लिखता हूं भाषा से संबंधित कौन है। चलिए ये तीन अनुसूचियां अलग से मैंने आपको दी है, ए बी सी। सभी लोग बताएं वेतन से किसका संबंध है, शपथ से किसका संबंध है, भाषा से किसका संबंध है। अब उत्तर कैसे दे? ए के सामने ए का आंसर लिखना, बी के सामने बी का, सी के सामने सी का। फटाफट आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, पहला वेतन का संबंध किस अनुसूची से है? तो वेतन का जो संबंध है वह संविधान की दूसरी अनुसूची से। किसरी? कौन सी? दूसरी अनुसूची। बात करते हैं शपथ। शपथ किस अनुसूची के तहत दिलाया जाता है? तो तीसरी अनुसूची। बात करते हैं भाषा, तो भाषा को 8वीं अनुसूची के तहत इसका वर्णन किया गया है। अगर आप लोग को याद होगा तो अभी तक हमारे यहाँ 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। किया गया है कि नहीं किया गया है?
चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, सॉरी एक बार इसको देख ले, एक बार इसको अच्छे से देख ले। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल नंबर 6। 6 क्या कहता है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी आपका पॉलिटी का प्रश्न है, ध्यान से देखें और ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न कह क्या रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य का मतलब आपके, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, अगर जिनको मूल कर्तव्य नहीं आता वो लोग देख ले, फंडामेंटल ड्यूटीज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी पहले हमारे देश जब संविधान बना उस समय हमारे यहाँ मूल कर्तव्य नहीं होगा, तभी तो यह बात कहेगी कि किस देश से विचार करने का क्या हुआ, बात हुआ। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, विकल्प क्या है पढ़े। विकल्प आपका है दोस्तों आयरलैंड, अगला विकल्प है आपका ब्रिटेन, अगला विकल्प है आपका ऑस्ट्रेलिया और अगला विकल्प है आपका पूर्व सोवियत संघ। इन 4 विकल्पों में आप सही विकल्प चुनकर बताएं कि आपका उत्तर कौन सा सही होगा। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें, और उत्तर लिखे तो प्लीज आप सभी से नम्र निवेदन है क्वेश्चंस नंबर लिखकर आंसर लिखा करें। आप सभी बच्चों से नम्र निवेदन है, आप जिस भी प्रश्न का उत्तर दें वहां क्वेश्चंस नंबर लिखें। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आयरलैंड हो जाएगा, और इस प्रश्न का उत्तर आयरलैंड, और ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पूर्व सोवियत संघ, यानी इसी को बोलते हैं रशिया यानी रूस, पहले ये बहुत सारे देशों में मिला हुआ था, पूर्व सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अलग हो गया, लेकिन हमने ये कहां से लिया था? रूस से लिया था। पूर्व सोवियत संघ रूस से हमने ये क्या उठाया था? फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसे कब लिया था? इसे हमने 1976 में अपने भारतीय संविधान में क्या किया? शामिल किया। कब किया? 1976 में। उस समय संविधान में हमने एक अमेंडमेंट किया, एक संशोधन किया। उस संशोधन का नाम था 42वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन के तहत हमने कुल 10 ड्यूटीज को, क्या 10 कर्तव्य को अपने भारतीय संविधान में शामिल किया। लेकिन अभी कुछ सालों पहले, कुछ सालों के बाद एक और ड्यूटीज को शामिल किया गया, और यह कब किया गया? 2002 में। कब किया गया? 2002 में एक और संशोधन हुआ, और उस संशोधन का नाम 46वां संविधान संशोधन है। ऐसे लिख दूं तो चलेगा? 86वां संविधान संशोधन था, और इसके तहत एक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितने कर्तव्य को जोड़ा गया? एक कर्तव्य को। और इस प्रकार बात करें तो हमारे देश में वर्तमान में कुल 11 ड्यूटीज हैं। कितने हैं? 11 कर्तव्य हैं। चलिए तो किससे लिया हमने? पूर्व सोवियत संघ रूस से। कब लिया? चलिए अब बात करते हैं कि यह किस अनुच्छेद में है। अगर किसी को पता होगा कि इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है तो ये भी आप लोग बताएं, अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। दूसरा ये बताएं कि संविधान में इसका वर्णन किस भाग में किया गया है। आप सभी से अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों, उनका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद या फिर किस भाग में किया गया है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। छठे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इस आपको माइंड में आ रहा होगा, फोकस करें क्या होगा। तो दोस्तों संविधान के किस भाग में इसे जोड़ा गया? तो भाग था टोटल 22, पता है ना पहले, लेकिन वर्तमान में 25। और इसे किस भाग के तहत जोड़ा गया है?
तो भाग में ना बढ़ाकर इसे संविधान के भाग 4 में एक बढ़ाकर ए में रख दिया गया। अब इसे किस अनुसूची में रखा गया? तो इसे आपके संविधान के 91वें अनुच्छेद में रखा गया। अनुसूची बोल रहे हैं, अनुच्छेद। किस अनुच्छेद में रखा गया? 91वें अनुच्छेद में। लेकिन इसमें भी एक हिस्सा कर दिया गया इसका ए, यानी आप 51 के ए में बैठिए और उसे कहा कि आप 4 के ए के 51 ए में बैठ जाइए आराम से। चलिए, ये हो गया हमारा भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य कहां पर शामिल है। चलिए, थोड़ी देर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। आप सभी लोग इसको देख लें, एक बार अपने दिमाग में फिट कर लें कि एकदम निकले ना दोबारा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है कि संविधान के उल्लंघन के लिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जाती है? यानी मुझे पता होना चाहिए कि संविधान का जब अगर हम उल्लंघन करें, संविधान के खिलाफ जाकर हम अगर किसी चीज का काम करते हैं तो राष्ट्रपति को भी तो हटाया जा सकता है ना। तो वही बोल रहा है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या लाया जाता है? अभियोग कार्यवाही, यानी महाभियोग समझ लो। तो महाभियोग लाया जाता है, तो उसकी प्रक्रिया किसमें शुरू की जाती है? प्रश्न ये है। तो ऑप्शन में विकल्प देखें, आपका लोकसभा में क्या पहले प्रक्रिया शुरू होगी, क्या राज्यसभा में पहले प्रक्रिया शुरू होगी, या कि संसद के किसी भी सदन में हम इसकी प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं, या फिर डी उच्चतम न्यायालय इसकी प्रक्रिया शुरू करेगा। आप इन 4 विकल्पों में एक विकल्प बताएं जो आपके अकॉर्डिंग सही है। आप अपने विचार को रखें, मेरे विचार तो मैं अपने खुद रखूंगा, आप अपने विचार रखें कि ए बी सी डी इन सभी विकल्पों में आपका विचार क्या है, आपका उत्तर क्या है। आपको भरपूर मौका दिया जाएगा इन सभी प्रश्नों को जवाब देने का। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस प्रश्नों का उत्तर दें। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ध्यानपूर्वक समझे कि संविधान में राष्ट्रपति, बात करें राष्ट्रपति, अगर आपके माइंड में आया होगा राष्ट्रपति का पद, ये हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। सब ये तो सभी को पता होगा, हमने ब्रिटेन से यह पद लिया। लेकिन इनको हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है महाभियोग की। कहा? महाभियोग की। और यह महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है। कोई प्रॉब्लम? अमेरिका से हमने यह प्रक्रिया उठाई है। लेकिन बात है किस में सबसे पहले पेश करें? प्रश्न तो ये बोल दिया ना, तो क्या लोकसभा इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है दोस्तों? क्या ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? क्या आप सभी लोग बताएं? रॉन्ग आंसर। क्या राज्यसभा हो सकता है? क्या ये भी रॉन्ग आंसर। क्या उच्च न्यायालय हो सकता है? क्या ये भी रॉन्ग आंसर। इसका मतलब सही कौन? संसद के किसी भी सदन में इसको हम पेश कर सकते हैं। बस अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो हम चाहें तो लोकसभा में भी इस प्रस्ताव को ला सकते हैं, चाहे तो राज्यसभा में भी ला सकते हैं। ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप लोकसभा में ही लाएंगे या राज्यसभा में ही लाएंगे। अगर मान के चलिए हमने लोकसभा में इसको सबसे पहले लाया, तो पहले आपको लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास करना होगा। यानी जब मैं इसे 2/3 से पास हो जाएगा लोकसभा में, तो राष्ट्रपति को अब इसके बाद कहा जाएगा राज्यसभा में पास होने के लिए। तो राज्यसभा में जाने से पहले राष्ट्रपति को, यानी जो देश के प्रेसिडेंट है, उनको 14 दिन का वक्त दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 14 दिन का वक्त, यानी टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए। क्या कर लीजिए? आपको भी तो अपनी दलील देनी होगी ना। तो 14 दिन तक उनको टाइम दिया जाएगा राज्यसभा में पेश होने से कि आप अपनी तैयारी कर ले, उसके बाद राज्यसभा में पेश होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में पहले ला दे, उसके बाद लोकसभा में लाए, ऐसे भी हो सकता है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। संसद के किसी भी सदन में हम इसको ला सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आप सभी लोग इसको एक बार बढ़िया तरीके से देख ले, एकदम माइंड में घुसा ले कि माइंड से निकले ना।
चलिए अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है, अंकोर वाट कहाँ स्थिर है। अब ये अंकोर वाट है क्या, तो दोस्तों दिमाग में रखना, अंकोर वाट एक मंदिर है। ये क्या है, एक प्रकार का टेम्पल है। क्या है, एक प्रकार का टेम्पल है। और यह कहाँ है, वियतनाम में है, तिब्बत में है, इंडोनेशिया में है, कंबोडिया में। पूरे विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल है अंकोर वाट। कहां पर है, तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि अंकोर वाट मंदिर वो आपका कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। सभी लोग अपने माइंड में नोट कर लें, 8वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखें। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया। इतिहास में हम लोग आ गए हैं। इतिहास, इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री है। कह रहा है कौन सा ऐसा विदेशी ट्रैवलर था, फॉरेन ट्रैवलर ने भारत का दौरा सबसे पहले किया, सबसे पहले वो भारत आया। कौन सा ऐसा ट्रैवलर रहा होगा, हेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग या फाहियान। सभी लोग इसका उत्तर दें। हेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग या फाहियान, इन सभी में से बताएं सबसे पहला ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था जो भारत आया था। आप सभी लोग इसका उत्तर दें। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा ऐसा विदेशी यात्री है जो सबसे पहले आया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका फाहियान हो जाएगा और ये आपका रॉन्ग है। ये आपका गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर मेगास्थनीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। क्यों, क्योंकि मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये क्या आया था, भारत आया था। और फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तो बताओ कौन पहले था, चंद्रगुप्त मौर्य पहले था कि चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोनों में से पहले कौन शासन कर रहा था, पहले गुप्त वंश था कि पहले मौर्य वंश, पहले मौर्य वंश। तो कौन, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इसका सही उत्तर होगा। और एक चीज आप याद रखना कि ये जो मेगास्थनीज था ये किसी का राजदूत बनकर आया था। तो ये किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर। किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर। राजदूत का मतलब होता है कि वो उसका समाचार लेकर जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर क्या था, इसका राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन राजदूत था, ये मेगास्थनीज। चलिए अब बात करते हैं कि मेगास्थनीज ने एक पुस्तक भी लिखी थी। दोस्तों मेगास्थनीज ने अपने यहाँ एक पुस्तक भी लिखी और इस पुस्तक का उसने एक नाम दिया और उस पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था, इंडिका। चलिए तो ये हो गए आपके इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ सवाल। और ये तो हो गए फाहियान किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त। लेकिन सबसे पहले कौन, मेगास्थनीज। ध्यान से रखिएगा, सबसे पहले मेगास्थनीज आया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न ये क्या कह रहा है, जरा इस पे जोर डालें, माइंड पर जोर डालें और 10वें नंबर प्रश्न को पढ़े। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। सवाल को पढ़ें और समझे। हमारे यहाँ पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ जिसे हम लोग सैनिक विद्रोह भी कई लोग कहते हैं। पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या फिर इसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं या रिवॉल्ट ऑफ 1857। बताओ इसमें बिहार से कई लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन बिहार से किसने नेतृत्व किया, खान बहादुर खां, वीर कुंवर सिंह,
तात्या टोपे या फिर रानी रमा कुंवारी? रानी राम कुंवारी, चलो रानी राम कुंवारी, कुंवारी कुमारी नहीं कुंवारी, रानी राम कुंवारी, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या फिर खान बहादुर खां। इन सभी विकल्पों में आप सभी लोग बताएं बिहार से ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था बिहार से। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वीर कुंवर सिंह जो व्यक्ति थे जिन्होंने कहां से हिस्सा लिया? बिहार से। बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। बात है कि आप सभी लोग बताएं इस क्रांति की अगर जो शुरुआत है कहां से हुई थी, यह क्रांति कब शुरू हुई? पृष्ठभूमि तो बनाई थी मंगल पांडे ने, लेकिन यह शुरुआत कब हुई, कब शुरू हुई और कहां से शुरू हुई? कब शुरू हुई और कहां से शुरू हुई, ये मुझे कोई बता दे। और फटाफट आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें कि कब शुरू हुई और कहां से शुरू हुई। और एक प्रश्न आप सभी लोग मुझे बताइएगा कि कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? 3 प्रश्न मैंने इसमें डाले हैं और इन 3 प्रश्नों के जवाब मुझे चाहिए कि शुरुआत कब हुई थी इस क्रांति की, कहां से यह शुरू हुआ, और तीसरा कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था इस क्रांति का। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर लिखें, ए बी सी या डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका, पहले आते हैं सी ऑप्शन से, कानपुर। कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था दोस्तों? तो तात्या टोपे क्या कर रहे थे? कानपुर से इनका नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध। अब ये शुरुआत कहां से हुई? तो शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से हुई। कहां से हुई दोस्तों? मेरठ से। कब हुई? 10 मई को हुई। 10 मई 1857 यह वह डेट है जिस दिन बिगुल फूंक दिया गया कि आज से भारत 1857 का विद्रोह शुरू होता है। 10 मई 1857 कहां से? मेरठ से। चलिए आप लोग सभी लोग इसको देख ले एक बार, और उत्तर आपका वीर कुंवर सिंह होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर प्रश्न क्या है? चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न के सारे पॉइंट्स दिमाग में घुस गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? यानी सीधा सीधा सवाल है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम उपयोग कहां किया? दांडी में किया, जब वो दांडी यात्रा निकाल रहे थे, चंपारण में किया, या फिर खेड़ा आंदोलन में किया, या फिर अहमदाबाद में किया? तो बताएं सबसे पहले उन्होंने अपने सत्याग्रह शब्द का उपयोग कहां किया था? इन 4 विकल्पों के अनुसार फटाफट आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दें, ए बी सी या डी। ये तो बहुत ही सरल सा सवाल है, और इस सवाल का उत्तर क्या होगा बताओ? तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर आपका ए बी सी या डी। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चंपारण हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह, याद करो चंपारण सत्याग्रह, बिहार में एक जिला है चंपारण, वहीं पर चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। अब ये चलाने का कारण क्या था? तो सबसे पहले याद रखें इन्हें किसे चलाया? महात्मा गांधी ने यहां पर चलाया था। भारत में इनका सबसे पहला और सबसे सफल पूर्ण आंदोलन ये था। और ये किस लिए था? ये था नील की खेती के लिए, यानी 3 कठिया प्रणाली को रोकने के लिए। किसके लिए? 3 कठिया प्रणाली को रोकने के लिए। अब ये भाई 3 कठिया प्रणाली क्या थी? जिसमें से कहता है कि आपके पास अगर 20 कट्ठा जमीन है, उसमें से आपको 3 कट्ठा जमीन में किसकी खेती करनी पड़ेगी? नील की खेती करनी पड़ेगी। यही था 3 कठिया प्रणाली, और इसी को रोका था, रोकने के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किन्होंने किया? महात्मा गांधी ने किया। प्रश्न ये उठता है कि महात्मा गांधी को बुलाया किसने? बिहार से बुलाया किसने? बिना बुलाए तो महात्मा गांधी को बिना बताए तो आएंगे नहीं।
टीवी भी होता नहीं था कि उन्हें पता चले। तो न्योता भेजा किसने था? तो न्योता भेजने का काम किया था राम कुमार शुक्ल ने। क्या? राम कुमार शुक्ल, इन्होंने ही क्या भेजा था? उन्हें बुलावा भेजा था पत्र लिखकर महात्मा गांधी को कि आइए आप क्या करिए, हमारे यहाँ हमारी सुविधा, जो भी हमारी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करिए। हमने आपका बड़ा नाम सुना है, अफ्रीका में फोड़ के आए थे सत्याग्रह, तो बड़ा बहुत नाम था इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको देख लें। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। सबसे पहले अगर कोई पूछे तो बिहार में, ये तो भारत में था ना सबसे पहला, लेकिन पूरे विश्व पटल पर साउथ अफ्रीका में किया था उन्होंने। चलिए बात करते हैं 12वां। 12वां प्रश्न क्या है दोस्तों? 12वां प्रश्न ये है, किसने कहा था, एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे खून यानी खून कलर का मत समझना, मैं नहीं मांग रहा हूं। सवाल इस प्रश्न का पॉसिबल ऑप्शंस देखें। ऑप्शंस क्या क्या है? सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला, अरविंद घोष जी ने बोला, भगत सिंह जी ने बोला, या फिर चंद्रशेखर आजाद जी ने बोला। यह जो नारा है, इन चार व्यक्तियों में से किस व्यक्ति ने यह नारा दिया है? ए, बी, सी या डी? फटाफट आप लोग इस बॉक्स, कौन से बॉक्स, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें। कॉपी बॉक्स में नहीं, अपने बॉक्स, कमेंट बॉक्स। चलिए तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल होगा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो याद रखें, सुभाष चंद्र बोस ही जो व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा कि हमको तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। बात करते हैं एक और नारे की। एक नारा है, वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलो, यह नारा किस व्यक्ति ने दिया? चलिए यह नारा किस व्यक्ति ने दिया, इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दिखें कि वेदों की ओर लौट चलो, इसका नारा किस व्यक्ति ने दिया था। तो दोस्तों आप लोग अपने दिमाग में घुसाएं, का नारा स्वामी दयानंद, कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, उन्होंने ही क्या दिया था? इसका नारा दिया था। चलिए सभी लोग इसको देख ले। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? पढ़ें, क्वेश्चंस पढ़ें और ध्यान पूर्वक पढ़ें, आराम से पढ़ें, हरबरा के ना पढ़ें। हरबराना तो आप गड़बड़ाना। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, इंग्लिश में, हिंदी में 1929, 1929 का जो अधिवेशन था, उसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? कि हमें पूर्ण स्वराज पाना है। लेकिन ये तो घोषित किया गया, लेकिन पूछ रहा है ये कि कहां पर यह हुआ था? बंबई में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, लाहौर अधिवेशन में हुआ था, या फिर मद्रास में हुआ था? कहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो दोस्तों बंबई, कोलकाता, लाहौर या मद्रास? चलिए आप सभी लोग इसका उत्तर बताएं। 13वें नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोलकाता। कोलकाता में क्या किया गया था? इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था, कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, ये भी आपका इतिहास से संबंधित है। प्रश्न को पढ़ें और ध्यान पूर्वक देखें। सवाल ये कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता, एक समझौता हुआ जिसका नाम था गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को। अब बोल रहा है ये किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग खिलाफत आंदोलन से, या रॉलेट आंदोलन से? चलिए बताए इसका उत्तर क्या होगा।
चलिए बताएं दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। सॉरी, किससे संबंधित है, कब हुआ, तो वो तो लिखा हुआ है ही। तो आप लोग याद करें। पहली बात, कुछ पॉइंट्स मैं आपको इससे बता दूं, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता। चलिए, तो सबसे पहले इसका संबंध किससे है, कोई मुझे बताए? तो दोस्तों, इस क्रांति का संबंध जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के एक समझौता हुआ गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच, जिसे नाम दिया गया गांधी इरविन समझौता, और यह 5 मार्च 1931 को हुआ, और इसे हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्या, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हो रही थी, उसमें शामिल होने का निर्णय लिया। कब यह हुआ था? 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें उन्होंने हिस्सा लेने का सोचा, तो सॉरी, निर्णय लिया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 15। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या वह नैनीताल में है, क्या वह चमोली में है, क्या वह अल्मोड़ा में है, या फिर हरिद्वार में है? तो आप सभी लोग बताएं, एक नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, और यह कहाँ स्थित है? आप सभी लोग इसका उत्तर दे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नैनीताल। चलिए दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा? नैनीताल। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 16वां प्रश्न ये है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? एक प्रश्न देखें, प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखें कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, एमजी रनाडे ने, या केशव चंद्र सेन? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? चलिए बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद साहब ने की थी, और इसकी स्थापना 1897 में की गई। कब की गई? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये आज का सेशन आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक कर दें, और फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया जानकारी है, हमारे पूरे टीम के द्वारा, यानी जो हमारी टीम है, टोटल लर्निंग की टीम, जो आपके लिए एकदम पारामेडिकल के लिए, किसके लिए बाबू? पारामेडिकल एग्जाम 2024, उसके लिए न्यू और फ्रेश, एकदम न्यू और एकदम फ्रेश बैच आया है, जिसका नाम है निश्चय बैच। इसका नाम क्या है? निश्चय बैच, जो आपको पारामेडिकल 2024 की बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करवाएगा। और इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको अवेलेबल कराएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग। और इसमें आपको हर एक टीम, हर एक टीचर्स अलग अलग तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सभी को कॉन्सेप्ट, टेस्ट सीरीज और बहुत बढ़िया तरीके से इसमें आप कराएंगे। तो फटाफट आइए हमारे साथ जुड़िए, नए बैच निश्चय बैच 2024 के लिए, और पारामेडिकल 2024 की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करिए। तो चलिए, और इसको अगर आपको इसको परचेज करना है, तो आप हमारे टोटल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। टोटल लर्निंग ऐप समझते होंगे, यू प्ले स्टोर पर आराम से अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हमारे साथ जुड़िए, और हमारे साथ जबरदस्त तैयारी करिए 2024 की एग्जाम की। चलिए बढ़ते हैं हम लोग बाबू अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा है 17वां। देखो, ये आपका पॉलिटिक्स से संबंधित है। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है? कौन होता है निर्वाचन आयोग का प्रमुख? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य निर्वाचन आयुक्त? बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग का प्रमुख आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है इसका प्रमुख होता है। इसका काम क्या है? चुनाव करवाना। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? चुनाव करवाना। तो चुनाव करवाने का काम करती है। अब ये इलेक्शन कमीशन बनी कब? तो इसकी स्थापना 25 जनवरी को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को यह स्थापित हुआ और इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। चलिए, और इनकी नियुक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनकी नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, और एक चीज और याद रखिए, इनका कार्यकाल या तो आप 6 वर्ष तक इसमें काम कर सकते हैं या फिर 65 वर्ष अपनी उम्र को पूरा कर लें। यानी दोनों में से जो आपका पहले पूरा हो जाएगा तो आप रिटायर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों आज का 18वां प्रश्न। आज का 18वां प्रश्न 18वां प्रश्न यह है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत हुई? 1950 के संसद के अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, या फिर भारतीय संविधान के द्वारा। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय बना उसका स्थापना किसके तहत हुआ था? अगर आप लोग याद करें तो ये 19 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 उसी के तहत ना हमारा कोर्ट बना जी, लेकिन बना था 1950 में। यहां पूछ रहा है किसके तहत किया गया, कब किया गया नहीं, किसके तहत। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा आज का 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है दोस्तों? 19वां प्रश्न यह है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रश्न यह है कि अगर हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसमें जजों की संख्या बढ़ानी है तो हमें किसके पास जाना होगा? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, या विधि मंत्रालय जो कानून बनाती है? तो आप लोग सभी लोग बताएं कि क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? फटाफट आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है, क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो सकता है क्या? कतई नहीं, इसका गलत है और इसका सही उत्तर आपका संसद होगा। पार्लियामेंट ही है जो देश में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का काम करती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या कहता है? देखो ये भी संशोधन आ गया, तो भाई संशोधन तो पॉलिटी में होती है, तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध किसे? हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन, इसका संबंध किससे है? मुद्रा विनिमय, वित्त आयोग, पंचायती राज या भारतीय रिजर्व बैंक? सभी लोग बताएं किससे इनका संबंध है? मुद्रा विनिमय, वित्त आयोग, पंचायती राज्य या भारतीय रिजर्व बैंक? चलिए दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायती राज को संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत 1922 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1922 में इसे क्या करते हैं बाबू, सॉरी 1922 बोल रहे हैं, 1992 में इसको 1992 कर ले, 1992 में इसे
जोड़ा गया पंचायती राज्य को और किस में जोड़ा गया? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज्य को शामिल किया गया। और संविधान के किस भाग में शामिल किया गया? तो संविधान के भाग 9 में। और किस अनुच्छेद में? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत इसे क्या किया गया? जोड़ा गया। किसको? पंचायती राज्य को। चलिए, तो ये है बाबू आपका 73वां संविधान संशोधन 20वां। एक बार इसको ध्यान से देखिए और बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, आज का अगला सवाल है 21वां। सवाल को पढ़ें ध्यानपूर्वक। सवाल क्या कहता है? स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज्य प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई। यानी सवाल यह है कि हमारे देश में जब पंचायती राज्य को शामिल किया गया तो सबसे पहले कहां लागू किया और उसके बाद दूसरी बार कहां लागू हुआ? क्रम बताएं, पहले कहां हुआ, दूसरा कहां हुआ? ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल में हुआ, या फिर पहले राजस्थान में हुआ या फिर आंध्र प्रदेश में हुआ। आप सभी लोग इसका उत्तर दें, ए, बी, सी या डी। लगत पहले कहां हुआ था? ए में हुआ। फिर पहले प्रश्न बोलता है कि पहले आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पहला ऑप्शन। दूसरा कहता है कि पहले राजस्थान में हुआ फिर एमपी में हुआ। तीसरा कहता है कि नहीं, पहले आंध्र प्रदेश में हुआ फिर पश्चिम बंगाल में। चौथा कहता है नहीं, राजस्थान में हुआ फिर आंध्र प्रदेश में। चलिए बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें। चलिए दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। देखो, राजस्थान में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे लागू किया और यह लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। और उसके बाद इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया और मात्र 9 दिनों के बाद 11 अक्टूबर 1959 को इन दो राज्यों में क्या किया गया? पंचायती राज्य को लागू किया। सबसे पहले कहां किया? राजस्थान में, और दूसरा आंध्र प्रदेश में। चलिए, ये हो गया आपके 21वें नंबर प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा? 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है दोस्तों? 22वां प्रश्न क्या है? पढ़ें। 22वां प्रश्न ये है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सवाल ये बोल रहा है कि जब हमारा संविधान का सभा का बैठक हुआ तो जो पहली बैठक थी उसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर या सी राजगोपालाचारी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। क्या होंगे? सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि इन्हें अप्रत्यक्ष बोल रहे हैं, टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया था। और यह सभा कब हुई थी? याद करो, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें इसका अप्रत्यक्ष अध्यक्ष चुना गया था। कौन थे वो? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए, टेम्पररी थे, परमानेंट नहीं थे, कुछ समय के लिए इन्हें चुना गया। फिर 2 दिन के बाद 11वें दिन हुआ तो उन्हें एक परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। अगला प्रश्न है बाबू 23वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। सवाल यह कहता है कि बाघ से पहले भारतीय का राष्ट्र पशु क्या था? यानी बाघ से पहले, बाघ तो बाद में बना, इससे पहले हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन था? हिरन था, नील गाय था, लील गाय होता है, नील नहीं, लील गाय, सिंह या फिर गेंडा? कौन ऐसा जानवर है जो बाघ से पहले राष्ट्रीय पशु था? तो याद रखें, बाघ से पहले राष्ट्रीय पशु आपका सिंह रहा है, शेर रहा है। और ये बाघ कब बना? बाघ को बनाया गया 1973 में। 1973 के बाद हम लोग किसको जानने लगे राष्ट्रीय पशु के नाम से? बाघ को। उससे पहले कौन था? सिंह था। चलिए दोस्तों,
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, ध्यान पूर्वक इसको देख लें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। प्रश्न आपके, विकल्प आपके सामने, इसका उत्तर दें। पूछ रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है उसके लेंथ और ब्रेथ का अनुपात क्या होगा। तो लेंथ और ब्रेथ का अनुपात आपका ऑप्शन नंबर बी 3:2 होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3:2। अगर मेरे से पूछता चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताएं तो उल्टा कर देते, 2:3। हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका रेशियो कटम कुटी करने के बाद साइड का 3:2 आना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ गाया गया। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो सबसे पहले कहाँ गाया गया, 1896 में, 1886 में, 1896, 1906 या 1907। सभी लोग बताएं सबसे पहला वंदे मातरम गीत कहाँ गाया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1896 में गाया गया, और यह कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले 1896 में गाया गया। चलिए बढ़ते हैं बाबू हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न ये कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, क्या दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है। अभी हमने देखा वंदे मातरम वो किस ग्रंथ में संकलित है, किस ग्रंथ में उसको शामिल किया गया है, या किस ग्रंथ से लिया गया है, सॉरी, मुंडोपनिषद, कठोपनिषद, आनंद मठ, या फिर भारती। जो हमारा वंदे मातरम है वह किस से लिया गया है। चलिए बताएं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आनंद मठ। आनंद मठ में से इसे लिया गया है, और यह आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस प्रकार वंदे मातरम के भी रचयिता कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया। जो भारत का भी राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन तैयार किसने किया गया था। महात्मा गांधी ने तैयार किया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने तैयार किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने तैयार किया, या पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया। चलिए बताएं स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। पिंगाली वेंकैया एक व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया था, इसको तैयार करवाया था, सॉरी तैयार किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आज का 28वां प्रश्न। राष्ट्रगान जन गण मन सबसे पहले कहां और कब गाया गया। तो दोस्तों विकल्प है आपका 1911 कलकत्ता में, दूसरा 1931 कलकत्ता में, तीसरा 1950 दिल्ली में, 1896 कलकत्ता में। फटाफट बताएं राष्ट्रगान जन गण मन सबसे पहले कहाँ गाया गया था दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए 1911 कलकत्ता में सबसे पहले इसे गाया गया था। कब गाया गया, 1911 कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी या 25 फरवरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस प्रश्न को सॉल्व किया और इस प्रश्न का सही उत्तर 25 जनवरी है। अभी देखा था निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग यही हमने देखा था जी, इलेक्शन कमीशन जो चुनाव करवाती है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950। इसी दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। समझ में आया कनेक्शन। चलिए कनेक्शन समझ में आया तो अपना कनेक्शन जोड़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस के नाम से किसे जाना जाता है। देखो प्रश्न को ये काटो, ये प्रश्न गलत है।
लैंड ऑफ, ध्यान से सुनना, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस किसे कहा जाता है? ये है आपका प्रश्न। जिब्राल्टर को, म्यांमार को, ऑस्ट्रेलिया को, सैन फ्रांसिस्को को, ये एक उपनाम है। क्या है? उपनाम। किसका उपनाम है? जिब्राल्टर, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया या सैन फ्रांसिस्को, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए दोस्तों आज का हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? यहीं पे अपना सेशन को समाप्त करते हैं और आप सभी से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे आप सभी से अगले क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग फटाफट, अगर ये हमारा सेशन आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताइएगा आज का आपको क्लास कितना बढ़िया लगा। तो चलिए फटाफट अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दे और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े पैरामेडिकल 2024 की तैयारी के लिए। और भी न्यू बैच, कौन सा बैच? निश्चय बैच। ध्यान में रखें कुछ ही दिनों में उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और उसमें लिमिटेड सीट्स हैं। तो चलिए धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी से मिलेंगे अगले क्लास में। सभी को धन्यवाद।